नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका के जनता दरबार में स्कूल ड्रेस पहने 8 साल की एक बच्ची पहुंची। बच्ची ने डीएम सोनिका से बताया कि उसको पढ़ाई के लिए कॉपियों की जरूरत है जो स्कूल में चाहिए। उसके घर में सिर्फ उसके पिता हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। बच्ची की पढ़ाई की लगन देखकर जिलाधिकारी ने तुरंत ही बच्ची को जरूरत का सामान दिलाने के आदेश दिए। बच्ची ने बताया कि अभी वो 4th क्लास की स्टूडेंट है। साथ ही साथ डीएम से मिलकर उससे बहुत खुशी हुई। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि बच्ची पहले भी एडमिशन के लिए उनके पास आ चुकी है और अब उसे कॉपियों की जरूरत है तो उसको तुरंत ही दिलवाई जा रही है। साथ ही पहले ही जिले पर जरूरतमंदों को किताबें दिलाने की सुविधा जारी है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और उसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। पापा ने तो सिर्फ कॉपियों के लिए बोला था। बस मुझे कॉपी ही चाहिए। किससे मिले आप? क्या चाहिए? मैम से मिले थे। क्या क्या चीजें बताइए आप लोगों को मिली? बस कॉपियों के लिए बोला। और मैम ने क्या बोला? नो बैग तो मेरे पास है। ये बच्ची पहले भी मेरे पास आई थी, तब स्कूल के एडमिशन का केस था, तब एडमिशन कराया गया था बच्ची का। और अभी क्योंकि काफी गरीब परिवार है और बच्ची को 4th क्लास की कॉपियों की जरूरत है और बुक्स की जरूरत है, तो हम लोग, क्योंकि ये हमारा अभियान वैसे भी चल रहा है जिसमें हम बुक्स कलेक्ट करते हैं और जो नीडी बच्चे हैं उनको देते हैं, तो उसी क्रम में बच्ची को भी हम पुस्तकें उपलब्ध करा देंगे। वहीं ईद उल फितर को लेकर थाना छबरेड़ा परिसर में सीओ मंगलौर की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय संभ्रांत सभी समुदाय के लोगों की मीटिंग का आयोजन किया गया। लोगों से त्योहार को सकुशल सौहार्दपूर्ण मनाए जाने की अपील की गई। साथ ही साथ ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण मनाए जाने के लिए पुलिस का सहयोग करने का भी आग्रह किया गया। वहीं सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा त्योहार में शांति व्यवस्था भंग की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंगलौर क्षेत्र के थाना छबरेड़ा परिसर में मीटिंग के दौरान सीओ मंगलौर ने कहा कि सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी ईद के त्योहार को लेकर कोई समस्या नहीं हुई है और वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं होगी। ये जिन जिन गांवों में जो है ईदगाहें वगैरह है और नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, मिक्स पॉपुलेशन है, उन सभी लोगों को जो है यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है मीटिंग ली गई है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी कोई समस्या नहीं रही, वर्तमान में भी समस्या इस ईद त्योहार को लेकर नहीं रहेगी। ये इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। फिर भी पुलिस की तरफ से सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। दुकान बच्चों के लिए खेल वगैरह की लग जा। विदेशों की तर्ज पर धर्मनगरी हरिद्वार में पॉट टैक्सी को चलाना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। स्थानीय व्यापारी पॉट टैक्सी के विरोध में आ गए हैं। इसका रूट बदलने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर में कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने नाराजगी है और वे इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और पुलिस को आश्वासन दे रहा है कि सभी स्टेट होल्डर को विश्वास रखना चाहिए कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी और योजना बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी के राय मशवरा करके ही योजना धरातल पर उतारी जाएगी। ये प्रशासन की गुंडागर्दी भगाओ, व्यापार बचाओ, रोजगार भगाओ, व्यापार बचाओ, इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयां यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर हमारी सुनवाई हुई
तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो आपत्तियां थी, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। स्वागत करते हैं। पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी पता। हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से। सिवेश देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की आज जो बैठक होगी, पुष्कर सिंह धामी आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। खाद्य शहरी विकास वित्त से जुड़े हुए मामलों पर फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर निर्णय लिया जा सकता है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कई तरह के मुद्दे जैसे कि खाद्य शहरी विकास वित्त से जुड़े हुए फैसले लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ कई और अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन दोनों पार्टी के पर्यवेक्षक पीएल पुनिया उत्तराखंड के प्रवास पर हैं, जिसमें पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का वातावरण अब ठीक नहीं है। जहां पर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ ही अविश्वास चल रहा है, वहां पर कुछ ठीक नहीं हो सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के नेता गलत ट्रैक पर चल रहे हैं और यही वजह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी पार्टी पदाधिकारियों को गलत लाइन देने का काम किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, अच्छा होता कांग्रेस उन विषयों को रखती जिन विषयों के आधार पर सरकार को दिए गए उनके सुझाव का इंप्लीमेंट हुआ हो। मुख्य रूप से पूरा वर्ष भर आंतरिक द्वंद्व से कांग्रेस जूझती रही और एक व्यक्ति जो बनता है उसका दूसरा विरोध करता है। ये उनके यहाँ एक प्रकार से संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप बन गया है। प्रदेश के प्रभारी के प्रति अविश्वास का वातावरण और यहां तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब क्या बोलना है, इसकी प्रवक्ताओं को भी अज्ञानता का एक पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उनको दिया गया। वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स का टास्क दिया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के टॉप 50 अपराधियों की पहचान करे, फिर उनकी मॉनिटरिंग स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हर जिले में कैसे टॉप 10 अपराधियों को पहचान की जानी है और कहीं पर भी कोई जिला बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और कई बार उस जिले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बहुत अच्छा काम करती है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश के 50 अपराधियों को रडार पर रखा जा रहा है। एसटीएफ को टास्क दिया है कि पूरे प्रदेश के टॉप 50 को आइडेंटिफाई करें, फिर उनकी मॉनिटरिंग हम एसटीएफ से करवाएं। जैसे है ना, हर जिला अपने अपने टॉप 10 करता है, तो कई बारी कोई जिला बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, एसओजी वहां की बहुत बढ़िया, कुछ जिले कार्य नहीं कर पाते। तो हमारा एक एसटीएफ को भी टास्क दिया मैंने कि आप पूरे प्रदेश के टॉप 50 क्रिमिनल्स को अपने रडार पर रखिए। वहीं ईद उल फितर को लेकर थाना छबरेड़ा परिसर में सीओ बीएस चौहान ने स्थानीय लोगों के मध्य एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सभी त्योहारों को सकुशल सौहार्दपूर्ण संपन्न कराए जाने की अपील की। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए
सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा त्योहार में शांति व्यवस्था भंग की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी लोगों से आश्वासन दिया गया कि पहले भी ईद के त्योहारों को लेकर कोई समस्या नहीं हुई है और वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं होगी। पुलिस की तरफ से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति गलत हरकत करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये जिन गांव में जो है ईदगाहें वगैरह है और नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, मिक्स पॉपुलेशन है, उन सभी लोगों को जो है यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है मीटिंग ली गई है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी कोई समस्या नहीं रही, वर्तमान में भी समस्या इस ईद त्योहार को लेकर नहीं रहेगी। ये इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। फिर भी पुलिस की तरफ से सतर्क दृष्टि रखी जाती है। एक गांव में चौक लालकुआं के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और बीजेपी मंडल द्वारा रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की। बता दें कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और जगह जगह पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में व्यापार मंडल और बीजेपी मंडल अध्यक्ष के संयुक्त बैनर तले सद्भाव रोजगार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री मजहर नई नवाब मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस समय रोजा इफ्तार कार्यक्रम सभी लोग आपस में मिलजुल कर मना रहे हैं। इससे पहले भी होली का कार्यक्रम भी सभी लोगों ने आपस में मिलकर मनाया। बिना किसी भेदभाव के यहाँ सभी धर्मों के लोगों ने आपस में त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं, जिसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और कहा कि बिना किसी भेदभाव के आपस में कार्यक्रम संपन्न कराना सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। समस्त रोजादार भाइयों की ओर से आज लालकुआं कौमी एकता का गुलदस्ता है। सब भाईचारे से सब त्योहार मनाते हैं। होली हो चाहे दीपावली हो चाहे ईद हो, सब भाईचारे से मिलाते हैं और सब भाईचारे के साथ रहते हैं। आज आपने देख लिया इसका संदेश, सब भाईचारे से आपस में मिलजुल कर मनाते हैं त्योहार, होली हो चाहे दीपावली चाहे ईद का हो। ये जिस तरीके से हमारा एक 25 दिन से रमजान चल रहे हैं और 1 महीने के रोजे हैं, इसके बाद ईद भी है। आज हम रोजों में रोजा अफ्तार में लालकुआं आए हैं। लालकुआं विधानसभा में हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और सब मिलकर के रोजा अफ्तार करा रहे हैं। ये एक पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के आपस में एक त्योहार मनाते हैं। वहीं पौड़ी जिले के रखीखाल और दुमाकोट क्षेत्र में बाघ के हमले से अब तक 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन हरकत में आया है और इस क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने भी बाघ के हमले से ग्रामीणों को निजात दिलवाने के लिए प्रशासन को गश्त बढ़ाने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुस्साई ने दिलीप रावत के बयान पर पलटवार किया। अनुकृति रावत ने कहा कि कॉर्बेट पार्क से देश को बड़ा फायदा राज्यों से एकत्रित होने में पहुंच रहा है, इसलिए इसे लैंडस्टोन के लिए अभिशाप कहना गलत है। दरअसल दिलीप रावत ने कहा कि कॉर्बेट पार्क के तहत विधानसभा का 70% से अधिक हिस्सा आता है। ऐसे में इस तरह के बाघ के हमले बढ़ने से विधानसभा कॉर्बेट पार्क का हिस्सा अभिशाप बन गया है। आपको बता दें कि बाघ के हमले से 2 लोगों की मौत के बाद जिलाधिकारी ने अब तक इलाके में रात के वक्त कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा भी कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं। अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टिन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो फायर करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई है और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? जो है 2 दिन पहले तो घटना ही डाला पाम सर में वही जा रहा था। जी जी जी, एक आदमी को मार दिया। जी जी, आज भी मैंने सुना जो है यहाँ भी 2 बाघ हैं लगभग जो है। 2 तो है, बोले एक ही दिखा, 2 तो है। आज जो दुर्घटना उनके साथ हुई है वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
वैसे ही हमारे ग्राम डिल्ला के अंदर जो दुर्घटना हुई, दोनों ही परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है। और मैं सोचती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि आज लैंसडाउन विधानसभा, लैंसडाउन क्षेत्र जो है, जिस तरीके से मैं एक वीडियो फेसबुक पे देख रही थी, तो वहां के क्षेत्र विधायक कह रहे हैं कि लैंसडाउन विधानसभा के अंदर जो है 70% का हिस्सा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगता हुआ हिस्सा है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क इस क्षेत्र के लिए अभिशाप हो गया। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ लैंसडाउन विधानसभा में नहीं लगता, दूसरा जो छोर है कॉर्बेट नेशनल पार्क का या उत्तराखंड के जो दूसरे हिस्से हैं, अगर आप वहां स्टडी करके देखेंगे, या स्टडी करने की जरूरत भी नहीं, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा रिसोर्स है। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने तहसीलदार रखड़ीखाल धूमकोट के क्षेत्र में 13 और 15 अप्रैल को हुए बाघ हमले में देखते हुए कर्फ्यू लगाने की आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रात के समय जरूरी ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकलें। इसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाता है। इसके साथ ही तहसील धूमकोट के गांव भैटगांव और उनके आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल होने की वजह से विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सामान्य होने तक ग्राम के तहत आने वाले सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय पौड़ी को निर्देशित किया गया है और अगले आदेश तक पशुओं के चारापत्ती की व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाएगी। और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टिन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो ट्राई करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में विजिलेंस की टीम ने चकबंदी विभाग के राजेंद्र चौहान नाम के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने चकबंदी विभाग के एक कर्मचारी की विजिलेंस से रिश्वत लेने की मांग की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने कर्मचारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसके बाद तहसील में कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल विजिलेंस की टीम तहसील में मौजूद है और पकड़े गए कर्मचारी से पूछताछ जारी है। रुड़की के तहसील परिसर में विजिलेंस टीम ने चकबंदी कार्यालय में छापा मारकर चकबंदी सीओ के पेशेकार को 10,000 के रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वहीं देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है, जो कि किसान से दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। बता दें कि कार्रवाई के बाद विजिलेंस की टीम आरोपी पेशेकार को अपने साथ लेकर देहरादून के लिए रवाना हुई। वहीं इस मामले में विजिलेंस के अधिकारी मनीष रावत ने बताया कि आरोपी पेशेकार के रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी कि पेशेकार एक व्यक्ति से दाखिल खारिज करवाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। ₹10,000 बस हो गया, प्लीज। दाखिल खारिज करने की एवज में दाखिल जमीन के साथ। हाँ जी, तो लिए सर इसने 10,000? जी हाँ। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में जीएसटी विभाग के छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जीएसटी विभाग ने 8 टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर डिप्टी कमिश्नर निशिकांत के नेतृत्व में छापेमारी की। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की गई। बता दें कि 1 महीने पहले भी बड़े स्तर पर जसपुर क्षेत्र में टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की गई थी।
वहीं बीजेपी के जिला कार्यालय से NH 74 से सटे हुए बागवाड़ा के सामने वाली सड़क जो कि सिडकुल रोड को जोड़ती है वह आज अपनी बदहाली के कारण रो रही है, जिस पर स्थानीय लोगों ने नारा लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है जो हम पार्षद और मेयर और विधायक सभी लोगों के पास जाकर इस रोड को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस रोड के सुध लेने वाले इनमें से कोई नहीं है। बीजेपी के मेयर और बीजेपी के विधायक और बीजेपी के ही पार्षद, लेकिन इन तीनों में से ही किसी ने इस रोड के पिछले कई सालों से ठीक नहीं कराया। भाई साहब, ये रोड के लिए पिछले 1 साल से तो प्रखर रूप से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो निकाय को लगभग 5 साल होने को हैं और रोड की हालत खस्ता हाल है। अगर आप आएंगे यहाँ से बीजेपी मुख्यालय के जस्ट बगल से अंदर को रोड आती है, बगवाड़ा मंडी के सामने से जो दक्ष होते हुए तीन पानी होते हुए सिडकुल जाती है, ये एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में चली गई है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, आम जनता त्रस्त है, बेहाल है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। रोड की हालत आप देख रहे हैं बिल्कुल खराब है। हम उसके बाद पार्षद, सांसद, विधायक, मेयर सबके पास जा चुके हैं, लेकिन कोई हमको रिजल्ट मिल रहा है जीरो। हमारा कहने का मतलब है यहाँ ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बीजेपी है और डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन है, लेकिन रोड क्यों नहीं बन रही? रोड के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें बीजेपी वाले बता दें। वो उनका नारा है सुशासन और विकास, न यहाँ सुशासन है न विकास है। विकास के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम चले जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी वाले हमें रास्ता दिखा दें। बीजेपी का यहाँ पर मेन ऑफिस है, शायद यहाँ से बीजेपी के नेता भी, शासन प्रशासन जो भी है, डीएम एसडीएम सब जाते हैं, पार्षद से लेकर मेयर, सांसद सब जाते हैं यहाँ से। शायद मेरे हिसाब से वो रोड में आंखें बंद करके जाते होंगे, उनको रोड दिखती नहीं है। वहीं गाड़ियों में जीपीएस लगाने की अनिवार्यता के मामले में परिवहन कारोबारी नाराज नजर आ रहे हैं। परिवहन कारोबारियों ने आज आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान परिवहन कारोबारियों ने आरोप लगाया है कि परिवहन मंत्री ने 31 मई तक वाहनों में जीपीएस लगाने की अनिवार्यता पर छूट दी है, मगर आरटीओ कार्यालय में इस छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कारोबारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। परिवहन कारोबारियों का नेतृत्व कर रहे विजयपाल सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। जो चालक वाहनों का ग्रीन कार्ड बनाने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनके वाहनों में जीपीएस नहीं लगे होने की वजह से ग्रीन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। चालकों को वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसे परिवहन कारोबारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवहन कारोबारियों ने आरटीओ से परिवहन मंत्री द्वारा 31 मई तक जीपीएस लगाने की दी गई छूट का लाभ देने की मांग की है। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।